नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। कृष्णा क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा आप जानते हो, हमने एनसीईआरटी की जो सीरीज़ शुरू की है उसमें चैप्टर नंबर 5 है क्लास 7th का। इससे पहले अगर देखें तो क्लास 6th 7th और 8th की हम हिस्ट्री बिल्कुल अच्छे से कवर कर चुके हैं। और हम ज्योग्राफी है जो चल रहा, अब ये हिस्ट्री कवर करने के बाद में ज्योग्राफी है, तो ज्योग्राफी अगर देखें तो हम 6th क्लास की हमने ज्योग्राफी बिल्कुल कंप्लीट कर ली है। और जो 7th क्लास है इसका भी हमने एक पार्ट कर चुके हैं हम। ये इसका सेकंड पार्ट है। अगर आपने वो नहीं देखे तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। उन्हें हम बिल्कुल हमने अच्छे तरीके से बिल्कुल कवर किया है, बिल्कुल अच्छे से बारीकी से नोट बनाकर। तो अब देखेंगे तो ये चैप्टर नंबर 5 हमारा, जिसका नाम है जल। तो आज हम इसके बारे में जानने वाले हैं, जल के बारे में। तो देखते हैं इसमें हम चैप्टर में क्या क्या सीखने वाले हैं। चलो आइए जानते हैं। तो देखते हैं इसमें हम क्या क्या सीखेंगे। तो देखते हैं इसमें जल का वितरण, जल के वितरण के बारे में जानेंगे। उसके बाद में देखेंगे तरंगे, ज्वार भाटा क्या होता है और सुनामी, इन सभी के बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर देखेंगे जो हेडिंग है हमारी है जल चक्र। तो जल चक्र के बारे में जान लेते हैं। देखो, अगर जल चक्र के बारे में आपको वैसे बताऊं तो जल चक्र ये होता है जब पानी है, जो पृथ्वी पर पानी है वो वाष्प के रूप में सूर्य के प्रकाश से वाष्प के रूप में वो ऊपर उठता है। ऊपर उठकर क्या है वो संघनित हो जाता है। संघनित होने के कारण क्या है, जो हमें बादल के रूप में नजर आता है। उसके बाद में क्या है, जब ये ज़्यादा संघनित हो जाता है तो क्या है, ये जब बूंद के रूप में नीचे गिरता है। जब नीचे गिरता है तो पानी एक तरीके से दोबारा से नीचे आ जाता है, तो एक तरीके से चक्र बन जाता है। ऊपर नीचे ऐसे इस प्रकार से क्या है, एक चक्र बन जाता है। इसे ही जल चक्र कहते हैं। अगर देखें तो डिटेल में देख लेते हैं। देखो, सूर्य के ताप के कारण जल वाष्पित हो जाता है। ठंडा होने पर जल वाष्प संघनित होकर बादलों का रूप ले लेता है। जैसे मैंने आपको बताया भी कि जब संघनित हो जाता है तो ये बादलों का रूप ले लेता है। यहाँ से क्या है, वर्षा, हिम अथवा सहिम वृष्टि के रूप में क्या है, धरती पर या समुद्र पर नीचे गिरता है। अगर देखें ये कई फॉर्म में होता है। अगर देखें पानी के रूप में भी और देखें तो बर्फ़ के रूप में भी, तो दोनों फॉर्म में क्या है, ये नीचे गिरता है और गैस की फॉर्म में ऊपर जाता है। तो अगर देखें तो तीनों फॉर्म यहाँ पर काम करती हैं पानी की। तो देखें तो इस प्रकार क्या है, ये समुद्र में भी गिरता है। जब बारिश तो हर जगह होती है, समुद्र में भी, और देखें तो धरातल पर भी होती है, और जहाँ पर बर्फ़ है वहाँ पर बर्फ़ के रूप में बारिश होती है। तो जो ये चक्र चलता है इसे ही क्या है, जल चक्र कहते हैं। जिस प्रक्रिया में आगे जाने, जिस प्रक्रिया में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और क्या है, महासागरों, वायुमंडल एवं क्या धरती के बीच क्या है चक्कर लगाता रहता है, इसे अगर देखें तो इसे जल चक्र कहते हैं। अगर इसकी दूसरी प्रक्रिया देखें तो ये है, जो पानी है धरती पर है वो धीरे धीरे रिसाव के रूप में भौम जल में चला जाता है। फिर उसके बाद में क्या है, नलकूपों द्वारा, कुओं द्वारा ये दोबारा से बाहर निकाल लिया जाता है। ये प्रक्रिया फिर नीचे से भी चलती रहती है। तो इस प्रकार क्या है, ये ही जल चक्र है। अब देखेंगे नेक्स्ट है लवणता। देखेंगे लवणता के बारे में। देखो, लवणता क्या है, जो पानी में नमक की मात्रा है उसे लवणता कहते हैं। इसे हम कैसे मापते हैं, इसे हम मापते हैं 1000 ग्राम जल में। तो 1000 ग्राम जल लो, उसके बाद में क्या है, उसमें जो उसे उबालते हैं, जो प्रक्रिया होती है नमक निकालने की, तो उसमें देखेंगे कि कितना नमक निकल रहा है 1000 ग्राम में। तो इस ऐसे हम नापते हैं कि कितनी, जैसे समुद्र में लवणता नापते हैं तो इस प्रकार हम नापते हैं कि लवणता इसमें जल में कितनी है, कितना नमक है। 1000 ग्राम में मौजूद 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा को क्या एक तरीके से लवणता कहते हैं। इजराइल के क्या है, मृत सागर में देखें तो सबसे ज़्यादा वहाँ पर देखें तो लवणता है। तो इजराइल के मृत सागर में 340 ग्राम प्रति लीटर क्या है, लवणता होती है। मैं जैसे आपको बताया कि 1000 जो ग्राम पानी में 340 ग्राम नमक है। तो आगे देखते हैं। अब देखेंगे जल का वितरण, देख लेते हैं कि जो जल है कहाँ कहाँ पर कितने कितने परसेंटेज में, कितनी स्वरूप में, किस मात्रा में। तो देखेंगे तो जो जल है सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, वो महासागरों में है। तो महासागरों में देखें कितना है, तो 97.3% महासागरों में। बर्फ़ के रूप में देखें, बर्फ़ छत्र के रूप में देखेंगे तो 0.2 इतना है। भूमिगत जल अगर देखें जो कितना है, 0.68, बस मात्र इतना ही है। झीलों का क्या है, अलवण जल,
देखेंगे, अगर झीलों में देखें जो एलवण जल है, जो मतलब मीठा पानी है, ऐसे कहो 0.009% है। आगे देखेंगे स्थलीय समुद्र एवं नमकीन झीलें, जो समुद्री स्थलीय समुद्र हैं और जो नमकीन झीलें हैं उनमें भी लगभग इतना ही है, 0.009%। वायुमंडल में देखेंगे जो वेपर्स के रूप में है वो है 0.0019, 0.0019 इतना है। नदियों के रूप में देखें जो पानी नदियों में बहता है वो है 0.001। अगर देखें इतना परसेंट पानी, तो टोटल इसका करेंगे तो 100 आ जाएगा पूरा। तो इस प्रकार क्या है, हम देखते हैं इसका जल का जो वितरण है इस प्रकार वितरित है जो पृथ्वी पर जल है। अब देखेंगे जल दिवस कब मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है। तो जल दिवस मनाया जाता है, विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं क्योंकि जल का चैप्टर तो ये भी जानना जरूरी है। तो विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। अब देखेंगे तरंगे क्या होती हैं, समुद्री तरंगों की बात करेंगे। तो तरंगे क्या होती हैं, जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता है, जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता है और गिरता है उसे क्या है कहते हैं, उसे कहते हैं तरंगे। नेक्स्ट इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, तो इसके कारण है तेज वायु। तो जब हवाएं तेज चलती हैं, जितनी तेज हवाएं होंगी उतनी ही क्या है जो तरंगे और ऊंची होंगी। तो ऐसे करके क्या है, ये है तरंगे। अब देखते हैं सुनामी किसे कहते हैं, सुनामी का कारण क्या है, सुनामी क्यों आती है। तरंगे तो छोटी होती है परंतु सुनामी एक तरीके से बहुत बड़ा बहाव होता है, जो एक तरीके से कहें तो पूरे के पूरे जो समुद्री तट पर जो भी जीव हैं या इंसान रह रहे हैं सभी को एक तरीके से नष्ट कर देता है। देखें, देखो भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार या क्या है जल के नीचे भूस्खलन के कारण क्या है महासागरीय जल अत्यधिक क्या है विस्थापित होता है। इसे मतलब इसके क्या है परिणाम स्वरूप ये क्या है 15 मीटर तक की ऊंचाई वाली क्या है विशाल ज्वारीय तरंगे उठ सकती हैं। अगर इसे देखें तो कितनी, तो लगभग 15 मीटर तक क्या है ऊंची जो लहरें उठ सकती हैं, इसे कहते हैं सुनामी। अगर समझ में नहीं आया तो ये है कि सुनामी क्या है, जब महासागरों में क्या आता है भूकंप। ये नहीं है कि भूकंप, अगर हम ज़्यादातर ये देखते हैं कि भूकंप जो है जो स्थल पर ही आता है, बाकी ऐसा नहीं है, जो भूकंप है कहीं भी आ सकता है। तो अगर देखें जो भूकंप है वो जब समुद्र में आता है, अगर जो इसका अधिकेंद्र है समुद्र में होता है, तो जिसके कारण क्या है भूकंप के कारण क्या है बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं। लहरें उठने के कारण क्या है वो तटों तक आ जाती हैं जो बहुत विनाश करती हैं। देखेंगे ऐसे ज्वालामुखी भी है, ज्वालामुखी जब फटता है समुद्र में अंदर ही तो उसके कारण भी, या जल के नीचे क्या है भूस्खलन हो जाता है, भूमि खिसक जाती है, जिसके कारण क्या है अत्यधिक विशाल लहरें उठती हैं जो लगभग 15 मीटर तक ऊंची उठ जाती हैं, तो वो होता है हमारा सुनामी। इसे सुनामी कहते हैं। चलो थोड़ा और देखते हैं आगे भी। अगर देखें तो सबसे विशाल सुनामी थी 150 मीटर की थी वो। अगर देखें तो उसकी जो कितनी विशाल होगी, लगभग हमने 15 मीटर की बात की थी, परंतु ये 150 मीटर ऊंची एक तरीके से सुनामी थी, जो इसकी गति थी वो 700 किलोमीटर प्रति घंटे थी। ये कहाँ पर आई है, ये 2004 में अगर देखें सुनामी से क्या है, जो इसी सुनामी जो आई थी इसी सुनामी से क्या है अंडमान और निकोबार जो द्वीप है, जो इंदिरा पॉइंट है, जो लास्ट का बिंदु अगर देखें भारत का, तो उसे डुबो दिया था इसने। ये एक तरीके से सुनामी आई थी। इसका कारण क्या था, इसका कारण देखेंगे तो इसका कारण भूकंप था। अगर इसकी तीव्रता देखेंगे तो जो भूकंप की तीव्रता है वो 9.0 थी। अगर देखें तो बहुत ही विशाल तीव्रता थी। अगर इतनी विशाल तीव्रता अगर धरती पर आ जाए, भूमि पर सॉरी, तो क्या एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा विनाश बन सकती थी। अब देखेंगे ज्वार भाटे के बारे में एक बार जान लेते हैं कि ज्वार भाटा क्या होता है। देखो दिन में 2 बार नियम से, अगर देखें जो ज्वार भाटा है दिन में 2 बार नियम से क्या है महासागरीय जल का उठना एवं गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। मतलब जो लहरें उठती हैं और गिरती हैं दिन में 2 बार, वो क्या है एक तरीके से ज्वार भाटा कहलाता है। अगर देखेंगे ज्वार अलग है यहाँ पर और भाटा यहाँ पर अलग है। अगर देखें ज्वार क्या है, जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल तट, अगर देखेंगे जो पानी है मतलब जितनी उसकी क्षमता है
उतना उठकर जो तट को डुबो देता है, कि बड़े हिस्से को क्या है डुबो देता है, मतलब जहाँ तक हाईएस्ट है वहाँ तक डुबो देता है, उसे क्या है ज्वार कहते हैं। मतलब अगर देखें जो जब जल है, जो समुद्र का जल वो धरातल तक पहुँच रहा है हाईएस्ट पीक पर, अगर देखें वो क्या है हमारा ज्वार है। अगर भाटे के बारे में देखें, जब जल अपने क्या है निम्नतम स्तर तक क्या है आ जाता है, अगर देखें जो समुद्र तक लास्ट तक खिसक जाता है, जितनी दूरी तक हो सके उसे वहाँ तक अगर देखें तो उसे भाटा कहते हैं। एवं क्या तट के क्या है से पीछे चला जाता है, जितना पीछे चला जाता है देखें उसे भाटा कहते हैं। ज्वार और भाटा आई होप आपके बिल्कुल समझ आएंगे कि देखें तो एक तरीके से समुद्र की तरंगे ही हैं जो उठती हैं और गिरती हैं। ये होता है जब उठती हैं तो ज्वार होता है और जब गिरती हैं तो वो भाटा होता है। ऐसा क्यों होता देखते हैं। सूर्य एवं चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ऐसा होता है। अगर देखें तो सूर्य के और चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ऐसा होता है। पृथ्वी की सतह पर क्या है ज्वार भाटे आते हैं। देखें तो इनके कारण क्या पृथ्वी की सतह पर क्या है ज्वार भाटे आते हैं। अगर देखें तो आप एक इमेज दे रखी है इसमें एनसीईआरटी में, इसमें आप अच्छे से देख सकते हो कि ज्वार भाटा जो है चंद्रमा और सूर्य की एक तरीके से गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण भी आता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। पूर्णिमा के दिन एवं क्या है अमावस्या को, पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिन देखें तो सूर्य चंद्रमा एवं पृथ्वी तीनों क्या है एक ही सीध में होते हैं। जब ग्रहण पड़ता है इस समय क्या है सबसे ऊंचे ज्वार उठते हैं। देखें तो इस दिन क्या है जब ग्रहण वाले दिन सबसे ज़्यादा ज्वार उठते हैं। क्यों? क्योंकि तीनों एक सीध में आ जाते हैं और जब देखें तो ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण बल लगता है सूर्य का भी और देखें तो चंद्रमा का भी, दोनों का बल लगता है, जिसके कारण क्या है जो ज्वार है ऊंचे ऊंचे उठते हैं। तो अब देखें तो ये जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 5 हमारा ये अब फिनिश हो चुका है। अब देखेंगे चैप्टर नंबर हम 6 और फिर देखेंगे चैप्टर नंबर 7। तो इसमें 7 चैप्टर हैं, तो 6 और 7 और जान लेते हैं अभी। उसके बाद में क्या है हम 8 की ज्योग्राफी देखेंगे। फिर चलो देखते हैं चैप्टर नंबर हमारा जो 6 है। देखें तो चैप्टर नंबर 6 है जो और क्लास 7 का ही, तो इसका नाम है मानव पर्यावरण अन्योन्य क्रिया। देखेंगे इसका जो चैप्टर का नाम है। बाकी अगर देखें उष्ण कटिबंधीय एवं क्या है उपोष्ण प्रदेश, इसके बारे में हम ज़्यादा जानने वाले। उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण इसके बारे में हम ज़्यादा जानेंगे। तो देखेंगे इसमें क्या सीखेंगे, इसमें 2 बात जानेंगे हम जो चैप्टर में दे रखा है। एक तो अमेजन बेसिन और एक क्या है गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। इनके बारे में जानेंगे कि यहाँ पर क्या है कैसे किस प्रकार की जलवायु है और किस प्रकार के पेड़ पौधे और जीव पाए जाते हैं। इसमें हम ये जानने वाले हैं बिल्कुल अच्छे से। अगर देखें तो सबसे पहले अमेजन बेसिन को ही हम जान लेते हैं। देखेंगे अमेजन बेसिन के बारे में। देखो यह क्या है उष्ण कटिबंधीय है। अगर आपको उष्ण कटिबंधीय नहीं पता तो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, जो कर्क रेखा और मकर रेखा के जो बीच का भाग है उसे हम उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। जो अमेजन बेसिन है वो क्या है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र पर ही है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा एक तरीके से गर्मी पड़ती है। और जब गर्मी पड़ती है तो सबसे ज़्यादा फिर यहाँ पर क्या गर्मी पड़ने के कारण क्या बारिश भी होती है। और जब बारिश पड़ेगी तो क्या है यहाँ पर पेड़ पौधे और जीव जंतु बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। तो यही कारण है एक तरीके से उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में होने के कारण यहाँ पर सबसे ज़्यादा वन है। देखें भूमध्य रेखा देखेंगे तो ये क्या है 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण के मध्य क्या है अमेजन नदी, मतलब देखेंगे अगर यहीं तक देखें पहले तो देखो भूमध्य रेखा क्या है, तो जो वैसे तो इक्वेटर आपको पता ही है बिल्कुल 0 डिग्री है, परंतु अगर भूमध्य रेखा देखें तो 10 डिग्री ऊपर और 10 डिग्री नीचे, अगर उत्तर की तरफ तथा दक्षिण की तरफ 10-10 डिग्री दोनों है। इस प्रकार क्या है ये भूमध्य रेखा है। अब देखेंगे जो अमेजोन जो नदी है इसी प्रदेश में क्या है से क्या है गुजरती है। अगर देखें जो अमेजोन नदी है जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहें या भूमध्य रेखा है इसी के बिल्कुल आसपास से गुजरती है। देखेंगे यहाँ पर जलवायु किस प्रकार की है। अगर अमेजन बेसिन में देखें तो जलवायु किस प्रकार की है, तो यहाँ पर क्या है गर्म एवं क्या है आर्द्र जलवायु पाई जाती है। गर्म और आर्द्र जलवायु यहाँ पर मिलती है। अब देखेंगे यहाँ पर कुछ परजीवी पौधे भी हैं जैसे आर्किड। यहाँ पर देखें तो कुछ परजीवी पौधे हैं जिन्हें एक तरीके जिनमें क्या कौन सा है, एक तो आर्किड है, एक है ब्रोमीलाथड।
इसमें एक तरीके से दो पेड़ हैं, ब्रोमेलाथड और क्या है, आर्किड। ये दो प्रकार की तरीके से परजीवी पौधे हैं जो दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। अगर देखेंगे जीव क्या है, कौन कौन से पर जीव किस प्रकार के पाए जाते हैं, तो यह है टुकन, ये एक तरीके से पक्षी है, गुंजन पक्षी है, और देखें तो रंगीन क्या है, पक्षी वाले क्या है, मकाओ है यहाँ पर जो बंदर होते हैं, और क्या है स्लॉथ, ये आपने देखा होगा, स्लॉथ है, टेपर है, और क्या है एनाकोंडा और प्राना मछली है जो प्राना मत्स्य यहाँ पर पाई जाती है इन जंगलों में। ये एक तरीके से यहाँ के मुख्य मुख्य जीव हैं, और पेड़ आपको बता दी मैंने। अगर देखें यहाँ पर जीवन कैसा है, तो जहाँ पर लोग रहते हैं वो किस प्रकार की खेती करते हैं, वहाँ पर कर्तन और दहन कृषि मतलब कृषि करते हैं, जिसे एक तरीके से हम कौन सी खेती मतलब कृषि कहते हैं, जिसे हम स्थानांतरण कृषि भी कहते हैं, मतलब एक स्थान को दूसरे स्थान तक बदलना स्थानांतरण कृषि है। इसमें क्या होता है कि जो एक जहाँ पर वो कृषि कर रहे होते हैं वहाँ पर जब एक तरीके से उपजाऊपन उसका खत्म हो जाता है, उसकी उपजाऊपन क्षमता खत्म हो जाती है, उसके बाद में क्या है दूसरे स्थान पर जाकर वो कृषि करते हैं, वहाँ की जो झाड़ी वगैरह है उसे काट कर और इकट्ठा करके उसे जला देते हैं, जो उसकी राख होती है उसे फैला देते हैं, जो एक तरीके से उर्वरता में मदद ही करती है। इसलिए तभी कहा है कर्तन और दहन, मतलब कर्तन अगर देखें तो काटना हो गया, दहन मतलब हो गया जलाना। तो इस प्रकार एक तरीके से कर्तन और दहन कृषि ये करते थे। अगर देखें नेक्स्ट है, ये अगर देखें तो हमने जो अमेजन बेसिन देख लिया है। अगर देखें तो अब देखेंगे गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में मतलब एक तरीके से यहाँ किस प्रकार एक तरीके से जलवायु है और यहाँ क्या स्थिति है। देखेंगे यहाँ की स्थिति देखेंगे तो ये क्या है, कहाँ पर स्थित है। अगर देखें तो ये क्या है, उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। ये क्या है 10 डिग्री उत्तर से क्या है 30 डिग्री उत्तर में के बीच क्या है स्थित है। अगर देखेंगे इसकी विशेषता क्या है, तो यहाँ पर क्या है पर्वत एवं क्या है हिमालय के गिरिपद। देखिए हिमालय यहाँ पर के गिरिपद मतलब पहाड़ियाँ हैं। और सुंदरवन डेल्टा अगर देखें तो जो सबसे अगर देखें विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा है वो इसी बेसिन में है, गंगा और ब्रह्मपुत्र के बेसिन में ही स्थित है ये, जो एक तरीके से देखेंगे वैसे बांग्लादेश में पड़ता है। बाकी जलवायु कैसी है, तो अगर इस क्षेत्र की जलवायु की बात करें तो इसकी जलवायु है मानसूनी। अगर हम भारत की ही बात करें तो भारत की जलवायु भी कैसी है, मानसूनी ही जलवायु है। देखेंगे जनसंख्या क्या अगर देखें, क्योंकि जनसंख्या घनत्व यहाँ का अधिक है। जनसंख्या घनत्व अधिक क्यों है, क्योंकि यहाँ पर अगर देखें तो गंगा और ब्रह्मपुत्र दो नदी हैं और यहाँ पर क्या है पानी। अगर देखें तो इसका मुख्य कारण है पानी, क्योंकि क्या है जब गंगा और ब्रह्मपुत्र में बाढ़ आती है तो अपने साथ में क्या है उपजाऊ मिट्टी लाती है, जिसके कारण क्या है ये जो आसपास के क्षेत्र में फैल जाती है और जिसके कारण क्या है अच्छी फसल होती है। अच्छी फसल होने के कारण क्या है यहाँ पर क्या है जनसंख्या भी ज़्यादा है। जहाँ पर भरपूर मात्रा में मनुष्य को पेट भर खाना मिलेगा वहीं पर मनुष्य रहना पसंद करेगा। तो देखें तो प्राचीन समय से क्या है इस जो क्षेत्र है गंगा वाले क्षेत्र है तो यहाँ पर क्या है बड़े बड़े शहर रहे हैं। आप जानते हो जैसे वाराणसी है और अगर देखें जो यहाँ पर आगरा भी है, तो ऐसे क्या है बड़े बड़े काशी भी है। तो बड़े बड़े जो क्षेत्र हैं सॉरी जो शहर हैं ये इन्हीं नदियों के किनारे हैं। अगर देखेंगे तो मुख्य फसल कौन सी यहाँ पर, तो इसकी क्या है चावल यहाँ की मुख्य फसल है। और अन्य फसलों में अगर उसकी बात करें तो कौन कौन सी फसलें यहाँ पर होती हैं, तो देखेंगे गेहूँ है, कपास है, मक्का है, गन्ना है, ज्वार है, बाजरा है, चना है और क्या है जूट है। तो गन्ना दो बार आ गया, तो क्या है चना और जूट है। इसके अगर देखें तो मुख्य फसलें हैं। पश्चिम बंगाल व असम में क्या है चाय के बागान है। इसी क्षेत्र में देखें तो क्या है पश्चिम बंगाल और वह क्या है असम में चाय के बागान है। इसी क्षेत्र में देखेंगे कौन कौन से यहाँ पर पेड़ हैं, तो पेड़ों के बारे में जानें तो यहाँ पर देखें सागवान है, साखू है, पीपल है, चीड़ है, देवदार है और फर है। इस प्रकार के पेड़ यहाँ पर पाए जाते हैं। जीवों की बात करें कौन कौन से जीव हैं, तो यहाँ पर हाथी है, बाघ है, हिरण है, बंदर है, एक सींग वाला गेंडा। अगर देखें ब्रह्मपुत्र जो मैदान में ज़्यादातर जो एक सींग वाला गेंडा है वो पाया जाता है। तो देखें इस डेल्टा में क्या है टाइगर एवं मगर, ये अगर देखें जो जंगली जानवर हैं टाइगर और मगरमच्छ यहाँ पर पाए जाते हैं। टाइगर और मगर। मछली देखेंगे कौन सी है, क्या है रोहू मछली है, रोहू, और क्या है कतला है और हिल्सा मछली यहाँ पर एक तरीके से प्रमुख है। अगर देखें जैसे पिरान्हा हमने मछली देखी थी कहाँ पर थी, वो अमेजन बेसिन में पाई जाती थी, परंतु इन मछली के कई प्रकार यहाँ पर रोहू है और कतला है और हिल्सा मछली है। इस प्रकार की क्या है मछलियों की यहाँ पर प्रजातियाँ पाई जाती हैं।
अगर देखें तो इस चैप्टर में इतना ही है। बाकी अब देखेंगे चैप्टर नंबर हम 7 सेवन चैप्टर जानने वाले हैं, जो क्लास 7th का ही 7 चैप्टर है। तो ये अगर देखें इस बुक का जो 7th क्लास है, इस बुक का ही लास्ट चैप्टर ही है। उसके बाद में हम 8th क्लास का करेंगे अच्छे से नोट्स बिल्कुल। चलो देखते हैं जो हमारा क्लास 7th है उसका एक बार जान लेते हैं। चलो देखते हैं क्लास 7th का चैप्टर 7th ही है, जो चैप्टर का नाम है रेगिस्तान में जीवन। अगर देखें तो रेगिस्तान में जीवन की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो इसमें देखेंगे क्या क्या सीखने वाले हैं इस चैप्टर में हम। तो देखते हैं इसमें क्या है, हम जानेंगे देखिए तो गर्म रेगिस्तान सहारा और क्या है ठंडा रेगिस्तान लद्दाख, इन दोनों क्षेत्रों के बारे में हम बात करने वाले हैं। अगर देखें तो जो रेगिस्तान है वो भी 2 प्रकार के होते हैं, ठंडा रेगिस्तान तथा गर्म रेगिस्तान। तो इन दोनों के बारे में आज जानेंगे हम। तो ठंडा रेगिस्तान किस प्रकार से है और गर्म रेगिस्तान किस प्रकार से। तो देखें तो सबसे पहले बात करेंगे हम जो गर्म रेगिस्तान है अफ्रीका का है, सहारा रेगिस्तान, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो देखेंगे ये गर्म रेगिस्तान है, अफ्रीका में पड़ता है। विश्व का सबसे बड़ा क्या है रेगिस्तान, अगर देखें तो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है जो सहारा रेगिस्तान है। अगर इसके देखेंगे अगर देखें तो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान अगर इसका देखेंगे तो कितने क्षेत्र में फैला हुआ है, तो 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। तो देखें तो 8.54 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। देखेंगे तो क्या है, ये क्या है 11 देशों, अगर देखें कौन कौन से देश इसमें आते हैं तो 11 देशों से घिरा हुआ है, जिसमें क्या है अल्जीरिया है, चाड है, मिस्र है, लीबिया है, माली है, और क्या है मेरितानिया है, मोरक्को है, नाइजर है, सूडान है, ट्यूनीसिया है, और क्या है पश्चिम सहारा। देखेंगे तो इस प्रकार ये क्या है, ये 11 देश आ जाते हैं। तो 11 देशों से ये घिरा हुआ है कौन सा, सहारा रेगिस्तान। अगर नेक्स्ट देखें तो यहाँ की जलवायु किस प्रकार की है वो जान लेते हैं। यहाँ की जलवायु देखेंगे तो अत्यधिक गर्म और शुष्क यहाँ की जलवायु है। अधिकतम अगर देखें तो अधिकतम तापमान है वो क्या है, कहाँ तक जा चुका है 57.7 देखेंगे तो डिग्री सेल्सियस तक यहाँ का तापमान पहुँच चुका था। वो कब देखा था, डिनोट किया था, वो क्या था 1992 में यहाँ पर इतना तापमान हाईएस्ट था जो दर्ज किया गया था। अगर देखिए बहुत ज़्यादा तापमान हो जाता है। देखेंगे जो मिनिमम तापमान यहाँ पर का अगर देखें मतलब एवरेज देखें तो 50 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पर तापमान रहता है। रात में क्या है यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है, 0 डिग्री तक तापमान पहुँच जाता है। तो अगर देखिए अगर हमने इसमें देखें तो सहारा जो डेजर्ट है उसके एक तरीके से जलवायु तक हमने जान लिया। आगे देखेंगे तो यहाँ पर देखें किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है ये और जान लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है कैक्टस, जो रेगिस्तान वाले क्षेत्र में देखेंगे कौन से एक तरीके से वनस्पति ज़्यादा है, कैक्टस है, खजूर है, एवं क्या है एकेसिया, इस प्रकार के क्या है यहाँ पर पेड़ पाए जाते हैं। देखेंगे जीव कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर जीव है ऊँट है, लकड़बग्गा है, लोमड़ी है, बिच्छू है, सांप है, और क्या है छिपकलियाँ, इस प्रकार के क्या है यहाँ पर जो जीव जंतु पाए जाते हैं। तो अगर देखें तो हमने जो गर्म रेगिस्तान है सहारा रेगिस्तान इसके बारे में जान लिया है। नेक्स्ट देखें तो हम कुछ ठंडा जो हमारा ठंडा रेगिस्तान है जो लद्दाख है तो उसके बारे में और जान लेते हैं हम, उसके बाद में चैप्टर फिनिश है। फिर अगर लद्दाख के बारे में जाने तो देखो लद्दाख क्या है 2 शब्दों से बना है, इसके बारे में और जान लेते हैं। तो लद्दाख है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, ला और क्या दाख, ला और दाख। ला का मतलब क्या है पर्वतीय दर्रा, दर्रा क्या होता है इसके बारे में बताएंगे। और क्या है मतलब दाख का मतलब होता है देश। तो अगर देखिए पर्वतीय का मतलब दर्रा क्या है कि जो पहाड़ी जो क्षेत्र है उसमें जो सबसे निचला स्थान है जहाँ से क्या है आराम से गुजरा जा सके, जहाँ से पास हुआ जा सके, पासिंग मार्ग अगर कहें तो ये उन्हें कहते हैं दर्रा। तो अगर देखें जो पर्वत हमारे इस प्रकार होते हैं, अगर हम इधर से जाएं तो बहुत ही ऊंचा पड़ेगा, अगर क्या है हम यहाँ से जाएं तो जो सबसे नीचे वाला मार्ग है मतलब एक जो पर्वत को पार करने के लिए इधर से जाएंगे तो क्या हमें आसानी होगी। तो ये क्या क्षेत्र है, इस प्रकार के जो सबसे नीचे क्षेत्र हैं उन्हें ही हम दर्रा कहते हैं।
नेक्स्ट देखेंगे, विश्व में ठंडा स्थानों में से क्या है, एक द्रास। अगर विश्व में सबसे ठंडे स्थानों में से एक क्या है, द्रास, सॉरी, तो द्रास जो है वो विश्व में सबसे एक ठंडे स्थानों में से है। देखेंगे लद्दाख के उत्तर में, अगर देखें लद्दाख के उत्तर में देखेंगे तो काराकोरम पर्वत है की श्रेणियां हैं, और अगर इसके दक्षिण में देखेंगे तो जास्कर जो पर्वत श्रेणियां हैं। तो अगर देखेंगे उत्तर में क्या है, काराकोरम है, और दक्षिण में क्या है, जास्कर श्रेणियां हैं। देखेंगे इसकी प्रमुख नदी कौन सी है, तो प्रमुख नदी है इसमें सिंधु नदी आ जाएगी, जो यहाँ से होकर गुजरती है। इसकी अगर ऊंचाई देखें तो ऊंचाई है कारगिल में देखें तो 3000 मीटर ऊंचाई है, अगर काराकोरम में देखें तो 8000 मीटर। अगर देखिए इसकी ऊंचाई की बात करें तो 3000 मीटर से क्या है 8000 मीटर तक के बीच की इसकी ऊंचाई हो जाएगी। तापमान देखेंगे तो दिन में क्या है 0 डिग्री सेल्सियस अधिकतम है, और रात में क्या है -30 मतलब -30 डिग्री तक तापमान पहुंच जाता है। अगर यहाँ पर शीत ऋतु में देखें तो यहाँ -40 डिग्री सेल्सियस के से क्या है नीचे रहता है। अगर देख सकते हैं -40 डिग्री सर्दियों में। अगर देखें तो वर्षा कितनी होती है, पे ओनली 10 सेंटीमीटर प्रति वर्ष यहाँ पर वर्षा होती है। बारिश अगर देखें तो बहुत ही कम मात्रा में होती है। तो अगर देखें इस प्रकार हम जो क्लास जो 7th है उसे बिल्कुल अच्छे से हम कवर कर चुके हैं। आपने बिल्कुल अच्छे से जाना है कि जो रेगिस्तान है 2 प्रकार के होते हैं, गर्म रेगिस्तान और ठंडा रेगिस्तान। तो दोनों के बारे में आज हमने अच्छे से मतलब जान लिया है। और जो इससे पहले जो चैप्टर थे, जो 2 चैप्टर थे, उनके बारे में हमने आज एक तरीके से देखें तो अच्छे प्रकार से जान लिया है। और इसके बाद में क्या है, हम कल से ही जो 8th क्लास है उसकी भी ज्योग्राफी क्या है बिल्कुल अच्छे से करेंगे, इसी प्रकार नोट्स बनाकर। बाकी अब चलते हैं, अब देखते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जो ज्योग्राफी रहेगी क्लास 8 की उसे बिल्कुल अच्छे से कवर करेंगे इसी प्रकार नोट्स बनाकर। और तब तक के लिए धन्यवाद।